बहुत बढ़िया। यहाँ से आगे की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन पूछा था पंचायती राज के लिए मिनिमम एज। पंचायती राज के लिए जो मिनिमम एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 21 ईयर्स हो जाएगी। 21 ईयर्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आइए अगले की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 43। हाउ मेनी डिग्रीज इज द अर्थ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? यदि हम पृथ्वी की बात करें, यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? ये हो गई हमारी यहाँ से बेसलाइन जिसे हम मापने वाले हैं, और ये हो गई पृथ्वी की। एक काम करो, इस वाले की जरूरत नहीं है हमको, इसको हटा दो, पृथ्वी की बात करो। जैसे मान लो ये पृथ्वी का अक्ष होगा, तो पृथ्वी ऐसे तो है नहीं, पृथ्वी कैसे है? पृथ्वी ऐसे करके है, और जब पृथ्वी ऐसे करके है तो ये कितनी डिग्री झुकी हुई है? यही तो आपसे पूछा है। तो पृथ्वी ये जो अक्ष है ये झुकी है 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी का कारण है जैसे भारत में जून के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा सर्दियां होती हैं, तो पृथ्वी झुकी हुई है। होता क्या है एक्चुअली, आप ऐसा मान के चलिए, जैसे मान लीजिए ये चाबी है, बोलिए पृथ्वी है, अब पृथ्वी सीधी खड़ी होती है, ये सूरज है, ये क्या है? ये सूरज है। अब ये सूरज है, ये अपनी जगह पर स्थित है, पृथ्वी क्या कर रही है? इसे चक्कर लगा रही है। तो जैसे सूरज, मेरा ये वाला हाथ देखना, ये जो उंगलियां है, ये उंगलियां है, ये जो उंगली से हाथ पकड़ा हुआ है, इस जगह को देखना, तो ये जो उंगली से पकड़ा हुआ है ये सेंटर हो जाता है, इक्वेटर हो जाता है, पृथ्वी सूरज होता है। अगर ये हमेशा ऐसे चक्कर लगाती रहती तो सूरज हमेशा इक्वेटर के सामने होता, सूरज हमेशा इक्वेटर के सामने होता। लेकिन समस्या क्या है, पृथ्वी अपनी जगह पर सीधी नहीं है, पृथ्वी क्या हल्की सी झुकी हुई है, और झुकी होने की वजह से अब सूरज जैसे, अब सूरज यहाँ पे, अब देखिए सूरज का लेफ्ट हो जाएगा, सूरज इस वाले, ये पतला वाला नोक है, इस साइड में सूरज आ जाएगा, और सूरज अपनी डायरेक्ट रेज यहाँ तक भेजेगा। अब ये घूमेगी पृथ्वी, अब देखो, अब क्या इक्वेटर के सामने आ गया, फिर पृथ्वी घूमी यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से के सामने आ गया सूरज, अब फिर दोबारा से इक्वेटर के सामने आ गया, अब फिर दोबारा से नीचे के सामने आ गया। इसी वजह से क्या होता है, ये जो अगर हम बनाए तो ये जो इक्वेटर हो जाती है, और 23.5 डिग्री एंड 23.5 डिग्री, सूरज हमेशा, सूरज तो अपनी जगह से है, लेकिन ये जो पृथ्वी घूमी ये क्या टेढ़ी है, टिल्टेड होने की वजह से अब इसके सामने है, अब नीचे वाले पैर के सामने हो गया, अब फिर सामने आ गई, अब इधर हो गया। तो पोल्स होते हैं, अब देखना यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोल्स पर ही सारी लाइट जा रही है, तो इसका मतलब पोल्स पर 6 महीने का दिन होगा, यहाँ रात हो जाएगी। जब यहाँ तक इधर जाएगी तो अब यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने का दिन इधर हो जाएगा, 6 महीने के। तो ये जो पोल्स होते हैं ऊपरी साइड में 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। अब पृथ्वी क्या है, जब पृथ्वी ऊपर की साइड में ऊपर के पास में है, सूरज जो है पृथ्वी का ऊपर वाले सूरज की तरफ है, इसका मतलब जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाती है, इसको मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा जा रहा है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाती है सूरज यहाँ पर, इसका मतलब भयानक गर्मी पड़ेगी, इसका मतलब जून का महीने में सूरज यहाँ पर होता है, जून के बाद में फिर सूरज इक्वेटर पर चला जाता है, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में सूरज जो है इक्वेटर पर चला जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में सूरज जो है नीचे की तरफ, दिसंबर में भयानक, जैसे हमारे जून में गर्मी पड़ती है वैसे भयानक गर्मी पड़ती है दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में, तो दिसंबर में सूरज यहाँ चला जाता है, दिसंबर के बाद में फिर दोबारा से इक्वेटर पर आ जाता है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में सूरज फिर से इक्वेटर पर आ जाता है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 3.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी वजह से सूरज की जो डायरेक्ट रेज है वो इन्हीं 3.5 से 3.5 डिग्री के बीच में आती है, इस वजह से ये ज्यादा गर्मी होती है, और इसी को इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये हो जाती है यहाँ तक की बात है। सूरज की किरणें इसी के बीच में रहती है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, तो नीचे वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको कहा जाता है। बहुत बढ़िया बात हुई। तो अर्थ कितनी झुकी हुई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 23.5 डिग्री हो जाएगा, 3.5 डिग्री पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट? अब डे एंड नाइट कैसे होते हैं इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा मान के चलिए कि ये वाला जो हिस्सा है इस साइड में, ये वाला जो हिस्सा है इस साइड में देखा आपको, यहाँ सूरज है, और जब यहाँ पर सूरज है तो सूरज की लाइट आ रही होगी, और जब सूरज की लाइट आ रही होगी, जैसे मान लीजिए मैं मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं, तो सूरज की लाइट मेरे हिस्से पर आ रही है, इसका मतलब मेरे आगे वाले हिस्से पर उजाला होगा और मेरे पीछे वाले हिस्से पर अंधेरा होगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे करके अपनी जगह पर घूमूं, इसका मतलब मेरे आगे वाले हिस्से पर अंधेरा होगा, पीछे वाले हिस्से पर उजाला होगा, फिर दोबारा से घूमूं, अब मेरे हिस्से पर उजाला, हिस्से पर अंधेरा। जैसे टॉर्च, ये मान लीजिए सूरज टॉर्च का काम करता है, टॉर्च मारते हैं तो सामने आ जाए तो उसके आगे वाले हिस्से पर उजाला, पीछे वाले पर अंधेरा, ऐसे सूरज टॉर्च की तरह मारता है, उजाला इधर अंधेरा। तो जब हम घूमते हैं अपनी जगह पर, घूमने की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं, तो दिन और रात इस वजह से होते हैं। जब पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है उसको रोटेशन कहा जाता है, इसका मतलब घूर्णन कहा जाता है, इसका मतलब घूर्णन कहा जाता है, घूर्णन। बट ऐसा थोड़ी ना पृथ्वी से अपनी जगह घूमती है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, और सूरज के चक्कर लगाने की वजह से कभी सूरज यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, इसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। तो सीजन किस लिए चेंज होते हैं, यदि आपसे पूछे सीजन किस लिए चेंज होते हैं, जो मौसम चेंज होता है, जो सीजन चेंज होते हैं वो आपका रिवॉल्यूशन की वजह से, परिक्रमण की वजह से, परिक्रमण, घूर्णन की वजह से तो दिन और रात होते हैं, बट रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ गर्मियां पड़ रही हैं, फिर आपका जो है मौसम ठीक हो जाएगा, बरसात का मौसम आ जाएगा, फिर सर्दियां आ जाएंगी, फिर दोबारा से सर्दियों के बाद धीरे धीरे आ जाएंगे। ये मौसम चेंज होने से सूर्य ऊपर नीचे आएगा, वो इसलिए पृथ्वी रुकी हुई है, और आपका जो रुकी हुई है साथ में आपका रिवॉल्यूशन भी कर रही है, रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं, और रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला है एन इमेजिनरी लाइन्स डोंट पैरेलल टू बोथ द साइड्स। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर पृथ्वी है, तो इमेजिन पैरेलल टू बोथ द साइड्स, जैसे ये तो हो गई इक्वेटर, ये तो आपने देखी है, इक्वेटर के साथ साथ और ये जो इमेजिनरी लाइन हो जाएंगी वैसे करके ड्रॉ रखी है, नॉर्थ की तरफ में भी ड्रॉ रखी है और ये साउथ की तरफ में भी ड्रॉ रखी है। अब इनको क्या कहा जाएगा, देखिए दो प्रकार की लाइन्स हो जाती हैं, एक तो ये हो जाती है, दूसरी वाली जो लाइन्स हैं इनको कहा जाता है, वो ऐसे नहीं होती, जैसे ये 0 डिग्री है तो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, और जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, वो ऐसे होती हैं, तरबूज की तरह बना देती हैं पृथ्वी को। तो अब इनको कैसे याद रखेंगे, इनको ऐसे याद रखेंगे कि भाई साहब ये क्या है, ये लेटी हुई हैं, और जो आदमी लेटा हुआ है वो लेटीट्यूड अक्षांश रेखा, तो इनको क्या कहेंगे, इनको लेटीट्यूड कहेंगे, अक्षांश रेखाएं कहेंगे, क्योंकि लेटी हुई हैं। और जो आदमी खड़ा हो जाता है, जैसे लेटा हुआ आराम से लेटा हुआ लेटीट्यूड हो गया, लेकिन जो आदमी खड़ा हो जाता है, खड़े होकर वो आदमी लंबा दिखता है तो मतलब लॉन्ग दिखता है, तो लॉन्गिट्यूड, और ये रेखाएं जो लॉन्ग दिख रही हैं ये वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। ये साउथ हो जाता है ऐसा, ये नॉर्थ हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है। सुन लो आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर की जब हम बात करते हैं, इमेजिनरी लाइंस डोंट पैरेलल टू बोथ द साइड, पैरेलल है, ऐसे भी और ऐसे भी, जिसका मतलब ये लैटिट्यूड की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये लैटिट्यूड की बात कर रहा है। दूसरी बात आती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली पृथ्वी पर जो लाइंस हैं, नॉर्थ को साउथ करने वाली जो लाइंस हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, तो लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है समझ गए, जो लेटी हुई रेखाएं वो लैटिट्यूड होती हैं, और जो खड़ी हुई रेखाएं उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये हमारे यहाँ तक की बात हो जाती है, ये दोनों बातें आपको सभी बच्चों को समझ आ गई होंगी। बहुत बढ़िया है, चलिए बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की। अगला वाला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अगला वाला प्रश्न आपसे कह रहा है व्हाट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन कॉल्ड। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है, इन सभी के नाम देख लेते हैं एक बार फटाफट से, इन सभी के नाम देख लेते हैं, जल्दी से देखिएगा, बना देते हैं यहाँ पर। ये बनाया, ये हमारा गोला, गोला बनाएंगे दूसरे पेन से, तो ये बनाया भाई साहब आपका गोला। गोले में बात करूं, चलिए ये गोले का इक्वेटर मान लेते हैं इसको। इसके साथ साथ में और भी रेखाएं, और भी रेखाएं क्या हैं? एक रेखा यहीं पर देखने को मिल जाती है आपको, ये वाली, और ऐसी एक रेखा यहाँ पर देखने को मिल जाती है आपको, ये वाली। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक रेखा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, तो एक रेखा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। क्या क्या नाम है इनके, फटाफट से देखिए। सबसे पहली बात इसको नॉर्थ कहते हैं, उत्तर कहते हैं, और इसको साउथ कहते हैं, आप सभी को पता ही है।
और इसको इक्वेटर कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर क्यों कहा जाता है? इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा। इसको क्या कहा जाता है? इसको मतलब भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा क्यों? क्योंकि ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ को ही तो भू कहा जाता है, और भू के मध्य से जो लोग रेखा गुजर रही है वही भूमध्य रेखा कहलाएगी। इक्वेटर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो हम पृथ्वी है, इस पृथ्वी को एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसीलिए इसको इक्वेटर कहा जाता है। इसके अलावा यदि बात करें आपसे इक्वेटर, इसके ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 23.5 डिग्री, इस साइड में बना लेते हैं 23.5 डिग्री, और ऊपर की साइड में आ रहे हैं नॉर्थ है, और ये क्या है 23.5 डिग्री, ये आपका साउथ है। तो इसका जो नाम होता है इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोला जाता है? इसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हो, कर्क रेखा, इसको आप कर्क रेखा बोलते हो, और इसको आप बोलते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो ये जो नाम है आप बिल्कुल भूलना मत। इसके अलावा ये बात करें इनकी, तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ हो जाता है, और ये 66.5 डिग्री साउथ हो जाता है। अब क्या है, जो सनलाइट है इसके ऊपर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्कल। क्या बोला जाता है? आर्कटिक सर्कल। इंग्लिश में आप भी लिख लेना, आर्कटिक सर्कल। इसकी यदि बात करें तो इसको बोला जाता है एंटार्कटिक सर्कल। क्या कहा जाता है? एंटार्कटिक सर्कल। इसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है और इसको एंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। ये दोनों बातें भी आपकी बड़ी जरूरी हो जाती हैं। ये सारे नाम हो जाते हैं, इनको आप देख लेंगे। 23.5 को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाली को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे वाली को, 66 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल, 66 डिग्री साउथ को एंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। ये बात आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए जरा आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपने क्वेश्चन पूछा आपसे 23.5 डिग्री जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, इसका मतलब 23.5 डिग्री ऊपर वाले की बात कर रहा है। तो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा गया था। तो आंसर क्या लिखेंगे आप? इसको कर्क रेखा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे भाई? कर्क रेखा लिख लेंगे। और इंग्लिश वाले इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश वाले इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की। अगला वाला क्या है? 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड को कर्क रेखा है वो, इसको मकर रेखा कहा जाता है, इसको मकर रेखा कहा जाता है, या फिर इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको कहा जाता है। समझ गए बात को? चलिए आ जाइए अगला वाला क्या है? अगला वाला क्या कह रहा है आपसे? ये भी हो गया, ये भी हो गया। 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल लिया, इसको आप क्या करेंगे? इसको आप आर्कटिक सर्कल कह देंगे। इसके अलावा बात करें 66 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड की, तो 66 डिग्री जो सदर्न लैटिट्यूड हो जाता है इसको आप एंटार्कटिक सर्कल कह देंगे, एंटार्कटिक सर्कल करेंगे। आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल ये दोनों हो जाते हैं। 49वां आर्कटिक सर्कल है और 50वां आपका एंटार्कटिक सर्कल है। ये दोनों बातें आपकी जरूरी हो जाती हैं। इसके बाद में बात करो, क्वेश्चन नंबर हो चुके हैं आपके 50, क्वेश्चन नंबर हो चुके हैं आपके 50। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। इससे आगे के लिए हम बात करें 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो कितने मिनट के बराबर होता है? देखिए पृथ्वी है, जैसे सूरज है तो सूरज अपनी लाइट, जैसे मैं पृथ्वी मान लो, मैं यहाँ पर हूं। अब मैं नहीं घूमना शुरू किया, घूमना शुरू किया, जैसे मान लीजिए कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो दोपहर के 12 इस जगह पे बज रहे हैं, तो दोबारा से दोपहर के 12 बजाने हैं तो कितनी देर में बजेंगे? जब मैं 360 डिग्री घूम जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? 24 घंटे में, 24 घंटे बाद ही तो बजते हैं, और पृथ्वी कितना डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 24 घंटे में 24 आवर्स में कितने डिग्री? 24 आवर्स में 360 डिग्री। अब बताने को मैं बता सकता हूँ मिनट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितने मिनट होता है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ तो ज्यादा पूछ लेना, याद नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 घंटे की मैं बात करूँ तो 12 घंटे में कितना? 180 डिग्री। ये मैं बात करूँ आपका 12 घंटे हो गए 6 घंटे की, 6 आवर्स की, तो 6 आवर्स में 90 डिग्री। मैं तो उसको लिख रहा हूँ, लिखने की थोड़ी है इसको। लेकिन 2 घंटे की बात करूँ तो 2 घंटे में कितना? 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में आपका 15 डिग्री, और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट कितना? 15 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो आपसे क्या कैलकुलेट है? 1 डिग्री में 4 मिनट। तो ये कैलकुलेशन इतना थोड़ी ना लिखना है आपको, ये तो मैंने आपको ऐसे बताया कि निकलता कैसे। कभी भी आप किसी भी समय का आप निकाल सकते हो। 2 घंटे में आपका कितनी डिग्री होनी चाहिए? तो 30 डिग्री होनी चाहिए। आपका जो है 12 घंटे में 180 डिग्री, 360 डिग्री हो जाती है 24 घंटे में, 24 घंटे बाद वही समय आ जाता है। ऐसे करके होता है। आपसे पूछता है ये जो पृथ्वी है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, इनको एक से दूसरे में जाने में कितना समय लगता है? तो आपका जो है 4 मिनट का, 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री को पार करने के लिए। ये हो जाता है आपका समय। व्हाट इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन और विच पासेस थ्रू द ग्रीनिश। इसको ग्रीनिश नहीं पढ़ते मेरे भाई, इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रीन, और डब्ल्यू को साइलेंट कर दो, एच, तो ग्रीनिश पढ़ते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है एक्चुअली ग्रीनिश। तो ये जो ग्रीनिश लाइन है जो लंदन से गुजरती है, 0 डिग्री वाली की बात कर रहा है। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो था, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो था उसको हमने क्या कहा था? उसको हमने इक्वेटर कहा था। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, उसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। लिखो जरा फटाफट से, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। अगला देखो जरा, अगला क्या कह रहा है आपसे? अगला कह रहा है आपसे व्हाट इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड? 180 डिग्री देखो यहाँ पर क्या है, जो ये 0 डिग्री था वो तो शुरुआत वाली थी, तो 180 वाली कॉमन है। तो उस समय पर क्या होता है? यहाँ से तो समय चेंज होता है, लेकिन आप मान लीजिए दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 12 घंटे बाद 180 डिग्री कितनी देर में घूम रहे हो? 12 घंटे में। तो दोपहर के 12 से रात 12 बजेंगे, रात 12 बजे समय चेंज हो जाएगी। तो जो 180 डिग्री होता है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहा जाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स? टू लैटिट्यूड्स के बीच डिस्टेंस कितना होता है? लैटिट्यूड्स भाई, ये वाले में यही तो लैटिट्यूड्स हैं, ये वाले जो लैटिट्यूड्स। तो आप पूछा दो लैटिट्यूड्स के बीच डिफरेंस कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। कितना? 111, अप्रोक्स 111 किलोमीटर होता है, और आपको ऑप्शन 111 देता है, ठीक है। तो दो लैटिट्यूड के बीच डिफरेंस है वो 111 किलोमीटर होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब लॉन्गिट्यूड पूछा है तो लॉन्गिट्यूड में आपको तो यहाँ से तो सारी रेखाएं निकल रही हैं, तो यहाँ पे पोल्स पे रेखाओं के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। लेकिन जब इक्वेटर पर बात करें तो इक्वेटर पर भी इनका डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है, 0.32, ठीक है ना। तो यहाँ पर 111 किलोमीटर के अप्रोक्स होता है इक्वेटर पर। इक्वेटर पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का तो सारे समान होता है, लॉन्गिट्यूड इक्वेटर 111 किलोमीटर होता है। जैसे ऊपर जाने कम होता है डिस्टेंस, नीचे जाने कम होता है, पोल्स जाकर 0 पर देखना, बीच में छोटा होता है, फिर उसकी वो रेखाएं जो छोटी होती है ऊपर नीचे तो सेंटीमीटर होता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स? तो 111 किलोमीटर हो गया इसका आंसर। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है आपसे? अगला वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाउ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है? तो इसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर होता है। अब बैरोमीटर क्या है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, बैरोमीटर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? पहले आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझिए। एक्चुअली जैसे पृथ्वी बनाते हैं, हमने बनाई पृथ्वी, हमने क्या किया? हमने बनाई पृथ्वी, ये हो गई हमारी अर्थ, मतलब ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी के आसपास में कुछ हवाएं भी हैं, गैसेस हैं, कुछ गैसेस हैं पृथ्वी के आसपास में। ये जो गैसेस हैं पृथ्वी के आसपास में, एक चीज नोटिस कर पा रहे हो आप? क्या चीज नोटिस कर पा रहे हो? बताओ चलो, क्या चीज नोटिस कर पाए आप?
आप ये नोटिस कर पाए तो कौन सी चीज नोटिस कर पाए? आपको ये देखा होगा कि ये जो पृथ्वी के आसपास में गैसेज हैं, ये पृथ्वी से चिपकी हुई हैं, ठीक है, वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी से क्यों चिपकी हुई हैं? पृथ्वी से इसलिए चिपकी हुई हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जो ये गैसेज चिपकी हुई हैं, ये गैसेज मतलब वायु, और जो ये वायु चिपकी हुई है इसको तो वायुमंडल कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर। तो यही एटमॉस्फेयर कहलाता है। लेकिन गैसेज क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चिपकी है, mgh आता है, तो मास जी जी की वैल्यू तो सबके लिए समान हो गई, और हाइट हमारे हाइट पर देख दिया तो भी सबके लिए समान होगी हाइट, और अगर हम जी को समान भी कर रहे हैं लेकिन मास आ जाएगा, मास जितना भारी होगा वो पृथ्वी तक जल्दी आएगा। तो जो भारी गैसेज होती हैं वो पृथ्वी के पास में होती हैं, तो भारी गैसेज पास में होती हैं इसी वजह से पृथ्वी के आसपास में घनत्व है गैसेज का वो ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे तो हल्की गैसेज होंगी ऊपर, हल्की होंगी तो वो चारों तरफ में फैल जाएंगी। यही होता है एटमॉस्फेयर। अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं तो आपके सर के ऊपर में खड़ा हुआ है, सर के ऊपर बहुत सारी वायु है, उन सब का प्रेशर ऊपर लगा है, उसको वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जिसको आप बैरोमीटर से नापते हैं। तो बात आ गई उसमें इसका कंपोजिशन तो आपको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देखने को मिलती है, लगभग 70% और उसके बाद 20.8% लगभग ऑक्सीजन देखने को मिलता है, 1% में 24 सारी गैसेज जाती हैं। ठीक है, आपसे कई बार जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि ये जो एटमॉस्फेयर है, अगर मैं यहाँ से इसका एक पीस निकाल दूं ऐसे करके यूं, ऐसे करके मैंने इसका एक पीस काटा और इस पीस को काट करके मैं साइड में रख देता हूँ। आइए इस पीस को काट करके मैं यहाँ रख देता हूँ, देखना ध्यान से सुनना बात को, 2-4 मिनट लगेंगे लेकिन कहीं आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस मान लीजिए ये पीस काटा था मैंने अभी और इस पीस को काट करके मैं यहाँ पर रख दिया। अब जिस पीस को मैं काट करके यहाँ पर रख दिया इसमें होता क्या है, वही बात सुनना जरा। इस पीस में होता क्या है कि जो पृथ्वी के सबसे पास में यहाँ ज्यादा गैसेज देखने को मिलती हैं तो उनका फिनोमेनन कुछ अलग होगा, और उससे ऊपर कम गैस है उसका फिनोमेनन कुछ अलग होगा, हल्की गैस है उसका फिनोमेनन कुछ अलग होगा। इस आधार पर ये जो वायुमंडल है इनको 5 परतों में डिवाइड किया गया। कितने परतों में डिवाइड किया गया? 5 परतों में डिवाइड किया गया। वो 5 परतें मैं यहाँ पे सामने बनाई हैं। अब ये जो सबसे नीचे वाली परत है इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है। ट्रोपोस्फेयर का मतलब हो जाता है क्षोभमंडल। क्या हो जाता है? क्षोभमंडल। यहाँ पर तो जब बिल्कुल पृथ्वी की सतह पे इसको बोलेंगे हम 0 किलोमीटर। इसके बाद ये होता है 6 से 8 किलोमीटर, यहाँ पर होता है 16 से 18 किलोमीटर। सर ये वाली लेयर आपने ऐसी क्यों बनाई? ये वाली लेयर मैंने ऐसी इसलिए बनाई, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी का ये इक्वेटर है, तो सनरेज डायरेक्टली कहां पर आती है? इक्वेटर पर आती है। तो इक्वेटर वाला एरिया क्या है? गर्म रहता है, और गर्म होने की वजह से गैसेस भी गर्म हो जाती हैं, गैसेस गर्म हो जाती हैं तो उनके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो एक्सपेंड हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, तो ऊपर की तरफ हो जाती हैं, तो वहां पर एरिया 16 से 18 किलोमीटर तक उस प्रकार की गैसेस फैल जाती हैं। लेकिन वहीं पोल्स पर बात करें तो पोल्स का एरिया ठंडा है, मॉलिक्यूल्स पास में आकर गैस भाग जाती हैं और ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा तो उनको खींच लेते हैं। तो जहां पर पोल्स की मैं बात करूं, पोल्स पर तो गैसेस 8 से 6 से 8 किलोमीटर तक दिखती हैं, वही गैसेस इक्वेटर पर क्या है 18 किलोमीटर तक ऐसे करके फैली होती हैं। तो ये गैसेस की लेयर कैसे फैली होती है? ऐसे फैली होती है। इस वजह से 6 से 18 किलोमीटर इस लेयर को इंडिया जाता है, इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। ये बात करें आपसे जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना होते हैं, वेदर रिलेटेड फिनोमेना का मतलब है जो आपका मौसम संबंधी गतिविधियां, जितनी भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना होते हैं, वेदर रिलेटेड फिनोमेना होते हैं, जितनी भी मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं वो सारी की सारी मौसम संबंधी गतिविधियां आपको क्षोभमंडल में यानी कि ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगी। आपके जितने भी हेलीकॉप्टर वगैरह जो सब चल रहे होंगे वो सब कुछ इसमें चल रहे होते हैं, मौसम संबंधी गतिविधियां इसमें होती हैं, बारिश, बाढ़, तूफान, आंधी, बवंडर, सब कुछ साइक्लोन सब इसमें आता है। एक बार जब आपने ट्रोपोस्फेयर पार कर लिया उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी प्लेन्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पर चलते हैं, ट्रोपोस्फेयर की जस्ट ऊपर वाली लेयर में फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे यहाँ पर चले होते हैं, क्योंकि एक बार जब आपने ट्रोपोस्फेयर को पार कर लिया फिर आपको ऊपर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज, जैसे ही आप पहाड़ में जाते होंगे आपको बड़ा मजा आता होगा, ठंडे ठंडे पहाड़ में, वो पहाड़ ठंडी होते हैं, तो इस ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाओगे, 165 मीटर ऊपर जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर कम हो जाएगा। इसको जनरल लैप्स रेट, सामान्य क्षेत्र बोला जाता है, जनरल लैप्स रेट। जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में 165 मीटर ऊपर जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर कम होता जाएगा, इसको जनरल लैप्स रेट, सामान्य क्षेत्र बोला जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये तो कोई दिक्कत बात नहीं है। ये दो बातें समझिए आप, वेदर रिलेटेड फिनोमेना सारी मौसम संबंधी गतिविधियां और आपका टेंपरेचर इस लेवल में कम होता है। इसके बाद जब आप दूसरी लेयर में आते हो तो दूसरी लेयर को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। इसका मतलब होता है शोभ समतापमंडल। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब क्या होता है? समतापमंडल। तापमान यहाँ से मारेगा समतापमंडल, और थोड़ा बहुत वेरिएशन आते हैं किस वजह से समझेंगे जरा। ये समतापमंडल है, पर समतापमंडल में जरूरी चीज पता है क्या? समतापमंडल में यहाँ पर कुछ गैसेस की एक लेयर पाई जाती है, ये यहाँ पर गैसेस की एक लेयर पाई जाती है, ये पाई जाती है लगभग 20 से लेकर 40 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर। ये मेन डेंसिटी हवा ऐसा है कि यहाँ तक आगे से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी, लेकिन ज्यादा तो इसमें होता है। दूसरी लेयर 50 किलोमीटर तक की होती है, दूसरी लेयर 50 किलोमीटर तक की होती है, लेकिन इसमें 20 से 40 किलोमीटर तक यहाँ पर एक गैस पाई जाती है। इस गैस को बोला जाता है आपका ओजोन लेयर। क्या बोला जाता है? ओजोन लेयर, ओजोन परत। ये ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उन अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कैसे एब्जॉर्ब करती है? देखिए O3 होता है, अल्ट्रावायलेट रेज आके इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये O2 प्लस O में टूट जाता है, नीचे से फिर O2 जाता है तो O2 प्लस O में फिर से O3 जाता है, फिर से आती है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसे करके जो ओजोन परत है वो उनको सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, क्योंकि बचाती है तो इससे कई प्रकार के कैंसर होने से हम बच जाते हैं। तो इसे बोलते हैं ओजोन लेयर। फिर आपसे बात करें ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर देख लेंगे हम ओजोन डे कब मनाया जाता है। ओजोन डे की बात करें तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है कि हमें ओजन परत को बचाए रखना है, इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में O2 बचाना होगा, उसके लिए हमें पेड़ लगाने होंगे, एनवायरनमेंट को अच्छा रखना होगा, ऐसे बोलते हैं। जितने भी फाइटर जेट्स वगैरह हैं, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन नहीं उड़ रहा है, ठीक है। तो जितने भी फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो इसी में आपको देखने को मिलेंगे, वो आपका अपर लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर में। इसके बाद में आता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर को बोलते हैं मध्यमंडल। इस हिसाब से पूरा एटमॉस्फेयर होता जाएगा। चलो कोई नहीं, फटाफट से खत्म करो, लेयर से नाम लिख लो। मध्यमंडल हो गया, इसके बाद में हो गया आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर को हम बोलते हैं आयनमंडल, आयनमंडल हो गया, और इसके बाद में ऊपर वाला हो गया एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर की यदि बात करें तो इसको बोला जाता है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल बोला जाता है। एक्सोस्फीयर को क्या बोला जाता है? एक्सोस्फीयर का बहिर्मंडल बोलते हैं। तो इन चार पांच लेयर्स के नाम भी पूछ जाएगा आपसे, जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभमंडल, सममंडल, मेसोस्फीयर, मध्यमंडल, आयनोस्फीयर, आयनमंडल और एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल इसको कहा जाता है। ये पांच लेयर्स हो जाती हैं एटमॉस्फेयर की, ये यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एटमॉस्फेयर होगा, इसको बायोमीटर से नापा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितना प्रेशर लगा रहा है ये पृथ्वी की सतह पर। आइए जरा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछा हाउ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बेसिकली बैरोमीटर से मेजर करते हैं। व्हाट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? आप ये पूछते हैं लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी होगी? ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभमंडल हो गया। देखेंगे जरा लोएस्ट लेयर कौन सा हो गया? लोएस्ट लेयर हो गया भाई साहब आपका ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर का मतलब क्या है? क्षोभमंडल। तो लोएस्ट लेयर हो गया आपका ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभमंडल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे जरा, अगला वाला क्या है आपसे? अगला वाला